नमस्कार दोस्तों, नवीन हियर। ये फेडरलिज्म का दूसरा लेक्चर है। पहला आप नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिए, मजा ही आ जाएगा। चलिए दूसरे लेक्चर में हम लोग कंटेंट पे बात करेंगे। तो कंटेंट में ये हम लोग डिस्कशन कर ही लिए थे कि ये एबी डाइसी जी है जो कि एक डिफिनेशन देते हैं फेडरलिज्म का। क्या तो ये फेडरलिज्म इज अ पॉलिटिकल कंट्रावियंस अमंग यूनिट्स विच डिजायर यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। समझ रहे हैं ना कि यूनिटी तो चाहिए लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए। सबको एक जैसा नहीं, सबको एक रंग में नहीं रंग देना है, लेकिन एक दूसरे का ताकत बनना है। मतलब आप इस कोड को अगर मिलाइएगा ना, जो कि अपना लॉ कमीशन बोले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कि नाइदर नेसेसरी नॉर रिक्वायर्ड, तो वो यही मतलब बात बोले हैं कि अभी जो है ना कि अपना यूनिफॉर्मिटी लाने का जरूरत नहीं है। हम लोग तो यार मतलब हम लोग का तो टाइमलेस सिविलाइजेशन है, इंडियन इथोज है कि हाँ कि सब रिलीजन यहाँ पर फ्लरिश करे, सब कोई साथ में मिलकर रहे, सब धर्म समभाव की बात हम लोग करते हैं। तो उस हिसाब से देखिएगा तो बड़ा अच्छा बैठता है कि डिजायर यूनिटी बट विदाउट यूनिफॉर्मिटी। अब आप देखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि हमारा जो है कि हम लोग इसको ना एकदम मतलब मोल्ड नहीं किए हैं, बहुत टाइट मोल्ड नहीं किए हैं कि हाँ भाई कि इसी का इसी तरह रहेगा। नहीं, ये यूनिटी टाइप से भी बिहेव करेगा, फेडरल टाइप से भी बिहेव करेगा। ये डिपेंड करेगा टाइम एंड सर्कमस्टांसेस पर। क्या हाँ, टाइम एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा। ये डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड द टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म को एकदम टाइट मोल्ड नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी उस तरह से टाइट नहीं किया, लिविंग डॉक्यूमेंट ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट टाइप से रखे हैं। इट कैन बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल। तो यूनिटी और फेडरल दोनों रहेगा एज रिक्वायर्ड बाय टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। तो ये डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का तो दो बार ये इस पर कमेंट किए हैं। एक तो आप देखिए एसआर बोमई केस में ये क्या बोले हैं कि ये तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये एकदम की फीचर है ना, क्या की फीचर है। तो यहाँ पर देखिए तो इंडियन फेडरलिज्म इज द, हाँ एक ये भी इनका ये है क्या, फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एसआर बोमई केस वाला में सुप्रीम कोर्ट बोले हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोले हैं कि ये क्या है, डायलॉग बिटवीन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड नॉन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यही बोले इंडियन फेडरलिज्म इज अ डायलॉग बिटवीन कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है। अब आप केसी वेरेज की बात करेंगे तो उसका तो अपना समझ रहे, दिमाग में अपना नोशन है कि भाई कि जो अमेरिका वाला है वही बेस्ट है। ठीक है, तो वो तो वही बात करेंगे। तो वो बोलते क्या है कि ये क्वासी फेडरल है। क्या हाँ, ये क्वासी फेडरल है, सेंटर की तरफ टिल्टेड है। और ये भी बोलते हैं कि आपको फॉर्म में तो भले ये दिख रहा होगा फेडरल इन कैरेक्टर, बट स्पिरिट में आप देखिएगा तो ये यूनिटरी है। तो ये केसी वेरेज बोलते हैं। तो इसी को काउंटर करते हैं गार्विन ऑस्टिन। वो बोलते हैं भाई वो ठीक से पढ़ ले, ये ऐसा नहीं है, ये मतलब इंडियन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एकदम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ठीक है, तो ये आप देखिए कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। तो ये क्या बोलते हैं, केसी वेरेज बोलते हैं। ठीक है ना। आप ये देखिएगा कि इंडिया इज अ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो ये भी क्या कौन बोलता है, तो ये केसी वेरे ही बोलते हैं। अब आप देखिएगा कि इंडियन मॉडल इज एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये गार्विन ऑस्टिन का मतलब कांसेप्ट है। ये बड़ा अच्छा हिस्टोरियन है, मतलब बुक वगैरह भी लिखे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द कंट्री एंड ऑल ऐसा करके। तो ये है कि देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रिक्वायर्स म्यूचुअल ट्रस्ट। क्या हाँ, अगर आप देखिएगा ना पुंची कमीशन अगर ये हो, अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर होगा ना तो यही पुंची कमीशन वाला रिपोर्ट आया था 2007 में, तो वो जो बताया था वही आप लिख दीजिएगा। क्या हाँ, वो बोलते हैं क्या कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ना तो उसके लिए क्या म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, मतलब कंसल्टेंसी होना चाहिए बोथ यूनियन एंड स्टेट के बीच में। तब जाके ये क्या है आपका मतलब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उभर के बाहर आएगा। तो वही बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रिक्वायर्स म्यूचुअल ट्रस्ट, कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये क्या पुंची कमीशन रिपोर्ट में ये कहा है। तो अब इसी तरह से हम लोग जल्दी जल्दी कंटेंट देखते रहेंगे। अब आप देखेंगे तो ये इंट्रोडक्शन है, तो एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि फेडरलिज्म रेफर्स टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। क्या हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है। आप जानते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन विच अथॉरिटी, वही जो ना मतलब डुअल पॉलिटी की हम लोग बात करते हैं, अथॉरिटी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। गॉट द पॉइंट। आप कह रहा है ईच इंजॉइंग ऑटोनॉमी। क्या हाँ, ईच इंजॉइंग ऑटोनॉमी, स्टेट लिस्ट आप इंजॉय कीजिए, सेंटर लिस्ट हम इंजॉय करेंगे। तो ईच इंजॉइंग ऑटोनॉमी विद इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन वाइल कोऑपरेटिंग ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न। तो कोऑपरेटिव ऑन मैटर, अब देख रहे हैं ये कितना ही अच्छा ये डिफिनेशन है कि कोऑपरेटिव ऑन मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न। तो कंकरेंट लिस्ट का बात कर लिया, आप अपना डोमेन एंजॉय कीजिए, हम अपना डोमेन एंजॉय कर रहे हैं, मतलब यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट का बात कर दिया। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट से मिलकर बनता है, सब लोग आकर कॉन्ट्रैक्ट से मिलकर कमिंग टुगेदर वाला फील है। तो वो बोलते हैं कि ये क्या रेफर्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की बात कर देता है। तो देखिए हर टाइम में ऐसा नहीं था कि कमिंग टुगेदर वाला होता है, कभी कभी क्या कार्विंग आउट वाला भी होता है। जैसे कि अपना वाला है, इंडियन वाला है, वो कार्विंग आउट वाला है। जो वेस्टर्न वाला है, जो अमेरिका वाला है, तो वो है कमिंग टुगेदर वाला फेडरलिज्म। तो वेरेज समझता है क्या वही ट्रू फेडरलिज्म है। वैसा ट्रू फेडरलिज्म जैसा कोई शब्द होता नहीं है, वो उसी को बोलता है कि वो फेडरल है, हम लोग तो पिलिनिया है, ऐसा बात करता है। अब देखिएगा तो ये फेडरल फीचर की आप बात कीजिएगा, देखिए फेडरल फीचर आते हैं ना मेरे दिमाग में सीधे आता है। एक तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन वाला किताब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उससे आपको 3 हो जाएगा। क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है वो हो गया, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेशल मेजोरिटी एंड ऑल चाहिए वो हो गया। तो 3 को पॉइंट आपको यहीं से मिल जाएगा। और उसके बाद सीधा आपको ये फेडरल की बात करेंगे तो एक डुअल पॉलिटी आप कर दीजिएगा। तो उसमें क्या स्टेट लिस्ट सेंटर लिस्ट वही ना, शेड्यूल 7 और आर्टिकल 246, तो वो हो जाएगा एक। और दूसरा बाई कैमरलिज्म का बात कर लीजिएगा, आर्टिकल 79 जिसमें हम लोग कहते हैं लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट भी है, लेकिन अभी हटा दीजिए,
लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है ना, राज्यसभा जो वॉइस ऑफ स्टेट कहा जाता है, तो वहां से आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 2 5 पॉइंट हो गया। 1 पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आर्टिकल 131 में नहीं बोलता है। तो इस तरह से तो ये 6-7 पॉइंट हो जाएगा, तो हो गया, मजा आ गया, और क्या चाहिए आपको लाइफ में। तो उस तरह से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ के क्या कहता है, डुअल पॉलिटी है, जहाँ पर सेंटर और स्टेट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, डिवीजन ऑफ पावर वही ना बोल दिया, 7 शेड्यूल एंड ऑल कर ही लिए थे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुई है क्या, बाइकैमरलिज्म आपको बता ही दिए। तो इस तरह से आप देखिए। ऐसे अगर लोकसभा का इंडिविजुअली देखिएगा तो ये तो 79 में है, और फिर ये 80 में है, 81 में है। हाँ, 81 में बोला ना कि लोकसभा का नंबर इतना ज्यादा इस तरह से होना चाहिए, और 82 में आप देखिएगा तो वो डिलिमिटेशन वाला आ जाता है, समझे ना। चलिए ठीक है, ओके। ये 79 में क्या है, बाइकैमरलिज्म है, ठीक है। 78 भी बता दो। अरे भाई 78 में है कि प्रधानमंत्री को सब रिपोर्ट देना होता है प्रेसिडेंट को, क्या अभी सब बीच में लेके आते हैं। अब देखिए बेसिक है, तो बेसिक आप देखिएगा ना, तो ये फेडरलिज्म का तो वही अभी हम लोग बात किए थे कि ये गवर्नमेंट बाई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो ये फेडरलिज्म है। यूएस पहला एग्जाम्पल हम बोले थे ना, वो कमिंग टुगेदर वाला यूएस का पहला है। और उसका रीजन फॉर फॉर्मेशन में तो देखिएगा, तो इंडिया का अगर आप देखिएगा तो स्पेसिफिक रूप से क्या डाइवर्स, हम लोग इतना डाइवर्स, मतलब डाइवर्सिटी है रीजन के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कल्चर के नाम पे, कास्ट के नाम पे। तो आप देख रहे हैं कितना मतलब इस तरह से है करके डाइवर्स है हम लोग, ठीक है ना। तो उस तरह से देख लीजिएगा, तो इसीलिए इतना डाइवर्स हम लोग है, सबका अलग अलग एस्पायरेशन है एंड ऑल है, ठीक है। तो हम लोग का तो डाइवर्सिटी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव भी आसान हो, तो उसके लिए तो हम लोग का लैंग्वेज भी देख लीजिए कितना डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो हम लोग तो डाइवर्स है। इसीलिए आप देखिएगा ना, अगर मतलब आप पढ़े पता ही होगा आपको, जैसे जब वो लोग जा रहा था ना ब्रिटिश लोग, तो उस टाइम देखिएगा तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जगह मिलेगा कहीं, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, तो इस तरह से था। तो गया तो हम लोग को बहुत कॉम्प्लिकेशन ऐसा फील हो रहा था कि यार पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी ऐसा करके पूरा स्टेट को रख दिया हुआ है ये वेस्टर्न सब, कैसे न कैसे हम लोग को ना स्टेट बनाना है, थोड़ा सा अच्छे से रखना है। तो उसके लिए सोचा गया कि किस बेसिस पर करे, तो पहले वही आप देखिएगा ना, इसके धर पहले तो ऐसा धर कमिट बना, तो फिर वो बोला कि लैंग्वेज तो क्या नहीं होना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू एंड क्या बोलते उसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, जो बोलते हैं ना JVP, पट्टामी सीतारामैया, तो ये तीनों मिलकर बनाए थे। ये लोग बोले भी कि लैंग्वेज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज नहीं भी होना चाहिए, ये बात पर अभी हम लोग नहीं बोल रहे हैं, अभी इन फ्यूचर होगा। फिर आप देखिए फजल अली कमेटी, तो ये सब कमेटी सब आया। तो फिर बाद में मतलब लास्ट में आप देखिए कि आंध्र प्रदेश में जो अपने उसका सीताराम पल्लू का उसका जो डेथ हुआ, तो उसके बाद डिसाइड हो गया कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पर होना चाहिए। और वो तो एकदम डोमिनो इफेक्ट टाइप से ला दिया ना। हाँ, एक बार जो अब ये आंध्र प्रदेश जो बना ना लैंग्वेज के बेसिस पे, तो उसके बाद तो फिर तो उस तरह से बनना शुरू हो गया। तो वहां से हम लोग का जेनेसिस हुआ है उस तरह से कि डाइवर्स हम लोग इतना ज्यादा है, तो डाइवर्सिटी को काउंटर करने के लिए कि हाँ कि भाई और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए, तो हम लोग उस तरह से बने। अब जैसे अमेरिका वाला क्यों साथ में आकर बनाया, वो तो अलग अलग सोवरेन पहले से था, तो वो साथ में इसीलिए आकर बनाया कि भाई कि मतलब अब देखिए ना कितना स्ट्रांग हो गया है अभी सब कोई साथ में मिलकर, ठीक है ना। बोले ना यूनिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए लेकिन यूनिटी होना चाहिए, तो वो उस तरह से हो गया ना अमेरिका वाला। उस तरह से मार्केट कितना बड़ा हो गया क्या, हाँ, तो सब उन लोग का सब प्रोविंस साथ में आकर तब बना लिया, तो मार्केट कितना बड़ा हो गया उन लोग को। इसलिए तो इकोनॉमिक के लिए, सिक्योरिटी के लिए और डाइवर्सिटी को कैटर करने के लिए यही रीजन होता है फॉर्मेशन का। तो और तो क्या है, चलिए लोग को देख भी लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ देख लीजिएगा फेडरलिज्म है यूएस का, ई वाला दे दो भाई हमको। हाँ, फेडरलिज्म जो है तो ये गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट है। यूएसए क्या है, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, ये हो गया। रीजन ऑफ फॉर्मेशन में देख लीजिए सिक्योरिटी है, यूनिट में बी अनएबल टू डिफेंड देमसेल्फ अलोन, अपने अलोन डिफेंड नहीं कर पाया और सब कोई साथ है तो राज करे दुनिया पर, तो वो भी है। इकोनॉमी, क्रिएशन ऑफ बिग मार्केट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप देखिए ना, बहुत ज़्यादा एक बार प्रोड्यूस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको कम पैसा लगेगा, तो उस तरह से मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। डाइवर्सिटी में देखिए क्या है, प्रमोट्स डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन अ डाइवर्स सोसाइटी, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज फॉर्म, हम लोग तो ज़्यादा ही डिसेंट्रलाइज कर दिए बापू का नाम लेकर कि भाई ग्राम पंचायत तक पहुंच गए, ठीक है ना, समझे कि नहीं। तो वो उस तरह से है, ठीक है। तो बापू तो ये चाहते थे कि पूरा डिसेंट्रलाइज हो, अच्छे से हो, ठीक है। पावर जो है स्टेट है कि थोड़ा सा पावर फंक्शनरीज में वहाँ पर दिक्कत कर रहा है, जैसे सेंटर स्टेट को दिक्कत कर रहा है। हम अभी पिछला लेक्चर में बताए थे ना किस तरह से मतलब वो ऐसा इकोनॉमी का गेम हो जाता है कि फाइनेंशियली स्टेट बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है। अब उसी तरह से स्टेट हाल किया हुआ है किसका, तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं ना कि ये फेडरल फीचर हो गया, तो यूनिटरी फीचर कैसे होगा उसको करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो फेडरलिज्म वाला पॉइंट्स जो था, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि फेडरलिज्म को कंसोलिडेट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फेडरलिज्म का इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो इंपोर्टेंस में आप देखिएगा, ब्रिंग बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के, हाँ, सेंटर एंड स्टेट के बीच में ये बैलेंस बना के रखता है। और क्या करता है, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर को प्रिवेंट करके रखता है। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी, ठीक है, कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, तो उसका थोड़ा सा वो भी चेक एंड बैलेंस बना के रखता है। पावर इज स्प्रेड इन वेरियस लेवल। आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का भी नाम इसमें ले सकते हैं। वेरियस लेवल कहने का क्या मतलब है कि आपका सेंटर में भी है, फिर स्टेट में भी है, फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी है, तो वहाँ पर है। कर बेटर मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए तो आप तो समझिए ना, ये हम लोग नहीं बना है इंटर स्टेट काउंसिल,
तो इंटर स्टेट काउंसिल जो हम लोग बनाया है आर्टिकल कितना है 263, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखें ना कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाया। आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा सर, ठीक है, इसमें क्या आप नोटिस कीजिएगा कि जो हम लोग सरकारिया कमीशन जो ये किए हैं, तो उसमें बोला ना कि परमानेंट ये इंटर स्टेट काउंसिल बनाना चाहिए। और बाकी जो कमीशन एंड कमेटी है कौन सा, तो पुंछी कमीशन में बोला कि कंकरेंट लिस्ट में आप इसका यूज करेंगे, मतलब यूज क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, तब जाके कोई डिसीजन लेंगे। और उसके बाद आप देखिएगा कि जो राजमन्नार कमेटी है, तो उसमें भी बताया गया कि वट एवर सब्जेक्ट विच इज कंसर्न स्टेट एज वेल, देन यू हैव टू डिस्कस दिस थिंग्स विद द इंटर स्टेट काउंसिल। तो आप यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये क्या है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। करा कि स्ट्रेंथन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ऑब्वियसली यूनिटी एंड इंटीग्रिटी क्या होता है, स्ट्रेंथन होता है। आप देखिएगा कि जो भी अपना इंडियन स्टेट्स है जो कि मतलब अदर कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वहां पर सेशनिस्ट ये मतलब टेंडेंसी भी तो बढ़ता है क्या, हाँ, मतलब अलगाव वाला जो फीलिंग जो है तो उन्हीं स्टेट में बढ़ेगा जो कि बाउंड्रीवा पर है, समझ रहे हैं, जो अंदर है तो वही पर नहीं बढ़ेगा। अच्छा तो बिहार तो नेपाल के बॉर्डर पे, तो वहां पर बढ़ेगा। अरे नहीं भाई, नेपाल का तो क्या असर है, उसको हटा दीजिए। जैसे तमिलनाडु देखिए तो वो बॉर्डर पर है, फिर इधर पंजाब देखिए तो वो बॉर्डर पर है, फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देख लीजिए तो वो लोग इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, तो उसमें थोड़ा सा ना ऐसा होता रहता है, मतलब ये अलगाव वाला टेंडेंसी होता रहता है। तो अगर आप उसको ऑटोनॉमी देंगे, समझ रहे हैं ना, ऑटोनॉमी देंगे, पावर देंगे, आप देखें वो थोड़ा सा एसिमेट्रिक फेडरलिज्म भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या होता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, अरे हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। जैसे 370 पहले था वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में, जो मतलब हिस्टोरिकल नीड से है ना, जो ऐसा करके उस टाइम जरूरी था, या अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे देख लें लद्दाख को अलग से डील करना है, जो माउंटेन वाला स्टेट है उसको अलग से डील करना है, थोड़ा सा प्रिविलेज दे देते हैं, फिर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है तो उसको ज़्यादा सा प्रिविलेज दे देते हैं, तो वो ज़्यादा ऑटोनॉमी दे देते हैं। तो ये सब चीज़ से क्या होता है कि स्ट्रेंथन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इनहांसेस सोशल कैपिटल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मतलब इससे क्या होता है, सोशल कोहेजन भी ऐसा करके बढ़ता है कि थोड़ा सा ऐसा भी ना होकर रहता है कि नहीं ये तो यार हम लोग को यहाँ नहीं, मतलब इंडियन स्टेट के साथ नहीं रहना चाहिए, तो नेशनलिज्म वाला फीलिंग भी है ना, तो वो भी बढ़ता है, समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यही आप देखिए कि जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा ना, मतलब जैसे कि अगर किसी पार्टी को 272 सीट से ज़्यादा आ गया, लेकिन बीजेपी को ही देखिए अभी जो 2 टर्म निकला है 14 से 24 तक वाला, तो उसमें थोड़ा सा आप देखिएगा ना, तो ये आपका फेडरल कैरेक्टर वहाँ डिक्रीज होगा। लेकिन जैसे कोलिशन वाला गवर्नमेंट बनेगा ना, तो वहाँ पर आपका फेडरलिज्म जो है ना वो ऐसा उभर के ऊपर आ जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा ऐसा रहता है। इंदिरा गांधी के टाइम में भी वो एकदम डिक्रीज हो गया था, तो फिर धीरे धीरे फिर इवॉल्व हुआ। तो वो चीज़ है, जितना कोलिशन वाला गवर्नमेंट रहेगा तो फेडरलिज्म उतना आपका स्टेट का बात उतना सेंटर पर सुना जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए लाइक कनाडा, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए ना कि आपका फेडरलिज्म किसके ज़्यादा क्लोज है, अमेरिका के कि कनाडा के, तो ऑब्वियसली कनाडा के, ठीक है ना। तो लाइक कनाडा मतलब क्या है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है। हाँ, अपना भी फेडरेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, जस्ट लाइक कनाडा, ठीक है। अभी देखिए ये सब बातें हम लोग पिछला लेक्चर में कर लिए, तो अभी हम लोग सिर्फ जल्दी बस कंटेंट पर ध्यान देंगे और जैसे आगे निकलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या करा कि कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय यूनिलेटरली एक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, है कि नहीं। तो पार्लियामेंट वाला ये तो क्या है 368 में तो है ना कि स्पेशल मेजोरिटी से हम लोग अमेंड कर सकते हैं, तो यही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस अब हम लोग तो उसी केस में ना स्टेट का बात भी, मतलब स्टेट को इन्वॉल्व भी करते हैं कि रेक्टिफाई कर दीजिए मोर देन 50%, जैसे जीएसटी वाला केस में हम लोग किए थे, जिसमें कि स्टेट का ऐसा थोड़ा सा रहता है, बहुत ज़्यादा उसका स्टेक लगा रहता है ना, तभी हम स्टेट पर जाते हैं, नहीं तो ऐसे तो क्या है धराधर अपने से करते रहते हैं। लेजिस्लेशन का देख लीजिएगा तो क्या है, सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ इन मैटर्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट। हाँ, ये आपको नहीं पता था कंप्लायंस एंड ये कंट्रोल वाला बात बताते 56-57 में, वो आएगा अभी हम लोग देखेंगे। तो वो तो ऐसा रहता है। अब देखिए कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन आइटम्स इन द लिस्ट, क्या, हाँ। तो अब ये देखिए तो आइटम्स इन स्टेट लिस्ट आप कह दीजिए यहाँ पर, हाँ। तो स्टेट लिस्ट में जो आइटम है उस पर भी बना सकते हैं, कैसे, तो आर्टिकल 249 में देखिएगा करा कि इन नेशनल इंटरेस्ट, हाँ, तो नेशनल इंटरेस्ट अगर रहेगा तो ऑब्वियसली राज्यसभा पास कर जाए तो नेशनल इंटरेस्ट के केस में 1949 कह रहे थे, 249 वाला आर्टिकल कर लेंगे। 250 में आप देखिएगा तो इमरजेंसी के केस वाला में रहता है, तो 250 कर लेंगे। 53 में आप देखिएगा कि इंटरनेशनल लॉ को हम लोग को इंटरनेशनल एग्रीमेंट को करना होता है, तो इसलिए कर लेते हैं। 56 में कंप्लायंस करना होता है इन सर्टन केसेज में, ठीक है ना। जो अपना सेंट्रल का लॉ रहता है। 57 में होता है कि सर्टन केसेज में हम कंट्रोल भी आपको कर सकते हैं, मतलब ये है जो कम्युनिकेशन का इसका मेंटेनेंस के लिए रहता है ना, तो वो 57 में आ जाता है कि आप मिलिट्री का हो, नेशनल इंटरेस्ट का, नेशनल सिक्योरिटी का बात आ जाए तो आप लोग को ना कम्युनिकेशन पूरा एकदम मेंटेन करके रखना होता है, तो वो वाला बात करते हैं। जो अमित शाह बोल रहे हैं कि हमको जगह नहीं देता है ये अति ममता, तो इसीलिए हम वहाँ पर फेंसिंग एंड ऑल नहीं कर पाते, ये गलत बात है। ये सेंटर जो है ना एनी डे कर सकता है, ये मतलब एक्सक्यूजेस है, ठीक है ना। ये बिग होम मिनिस्टर है फॉर दिस एंड ही सिंग लाइक दैट, अदरवाइज तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा प्रावधान है कि आप वहाँ से जो भी नेशनल इंटरेस्ट पर बात होता है ना, तो आपका पावर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो 250, 253, 56 तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। देखिए व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज, ठीक है, तो वो पावर सब कहाँ चला आता है, सेंटर के पास आता है। फिर 253 में करेक्ट टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि जिसमें क्या है कि स्टेट लिस्ट की भी बात है, तो उस पर भी अपना सेंटर जो है कि वो क्या कर सकता है, तो लॉ बना सकता है, ठीक है ना।
रेसिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। ऑब्वियसली 248 में है वो कि जो नहीं मेंशन है, ठीक है ना, जो नहीं मेंशन है तो वो सब क्या है, जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं मेंशन है तो वो सब कहाँ पर आ जाएगा, मतलब सेंट्रल लिस्ट। तो ये क्यों हमारे फाउंडिंग फादर नहीं मेंशन किए? अरे अब देखिए, अब फाउंडिंग फादर बना रहे थे 1946-47 में, 48 में, उस टाइम ये सब बन रहा था सर। तो उस टाइम तो इंटरनेट एंड ऑल का थोड़ी वो देख कर आए थे कि हाँ इंटरनेट का कितना रोल रहेगा और किस तरह से चीजें चेंज रहेगी। एंड आई एम टेलिंग यू टुडे आल्सो वी आर टॉकिंग मतलब अबाउट दिस ऑल दोस थिंग्स, लेकिन 20 साल बाद ही कहाँ से कहाँ दुनिया चला जाएगा तो वो नहीं हम लोग इमेजिन कर पा रहे अभी। तो वो फिर तो 70 साल पहले तो कहाँ से वो कर पाते, ठीक है ना। तो वो वाली बात है। तो अब ये देखिए, तो अब कह रहा कि ये सब हो गया। हाँ, अब ये देख लीजिए कि आर्टिकल 256 में क्या कहते हैं, स्टेट मस्ट कंप्लाई विथ यूनियन लॉज, ठीक है ना। यूनियन कैन इशूज डायरेक्शन टू स्टेट, क्या, हाँ, यूनियन कैन इशू डायरेक्शन टू स्टेट, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रहा है कि अब देखिए ये कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट इन सर्टेन केसेज, वही ना आपको बताया अभी, कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सब आर्टिकल भी सब आप याद रखिएगा तो ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या है, तो गवर्नर अपॉइंटेड, इस पर तो बहुत सारा बात हो रहा है, गवर्नर अपॉइंटेड, ठीक है ना। तो ये क्या आपका आर्टिकल 155 है, इसमें गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। गवर्नर का अपना ये विम्स एंड फैंसी पे अभी लोग काम कर रहा है, देखिएगा आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, तो ये दोनों आर्टिकल तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है गवर्नर को लेकर। तो गवर्नर इज नाउ नॉट डूइंग लाइक नो देयर वर्क प्रॉपर्ली। अब देखिए रिमूव बाय द सेंटर, सेंटर तो ये तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहते हैं, तो समझ लेते हैं, इसमें तो ज़्यादा जोर भी नहीं लगता है। वो तो प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस जाएगा, सीधे वहाँ से हट जाएगा खट से। इमरजेंसी में देख लीजिए, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट कम अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। तो ये चीज़ है। तो इमरजेंसी के टाइम में भी आप देखेंगे कि उस तरह से है कि पूरा जो पावर जो होता है क्या, वो सेंटर में ही ये इस तरह से हो जाता है, सेंटर ही कंट्रोल करता है, ठीक है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पार्लियामेंट कैन चेंज एरिया बाउंड्री नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। आर्टिकल 1 तो आपको याद होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। लेकिन वो स्टेट को हम लोग तोड़ ताड़ कर सकते हैं, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि सेंटर यूनिलेटरली चेंज स्टेटस ऑफ J&K, हाँ भाई, तो वो तो आप सुन वही आर्टिकल 370 की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। ऑल इंडिया सर्विसेज आप जानते हैं ना, IAS IPS, ठीक है ना। तो वो उसके बारे में कह रहा है कि इनेबल यूनियंस रोल इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसको तो एजेंट टाइप से भी लोग देखता है क्या, हाँ, उसको तो एजेंट टाइप से भी लोग देखता है। अब ये देखिए सिंगल सिटीजनशिप में आप देख लीजिए, तो सिंगल सिटीजनशिप भी आपको ये फील दिलाता है कि हाँ कि लाइक नो वी आर यूनाइटेड एंड ऑल, ठीक है ना। और वो यूनिटरी फीलिंग देता है। कोई आपको थोड़ी है कि बिहार का, यूपी का या तमिलनाडु का, केरला का और J&K का अलग से ये सिटीजनशिप ऐसा जैसे वहाँ पर होता है। आप देखेंगे तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अमेरिका में होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, आप देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज स्ट्रेंथनिंग फेडरल कैरेक्टर, बट ऑन द अदर हैंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज स्ट्रेंथनिंग यूनिटरी, जो ये है सेंटर, मेकिंग सेंटर स्ट्रॉन्ग। हाउ, बिकॉज सी देखिए अब वो क्या है ना कि इंटीग्रेटेड है। अब आप देखिए जैसे आप जितना भी अगर उसमें पढ़े, रिट भी पढ़े होंगे आर्टिकल 32 में, ठीक है ना, तो जिसमें सेरोसरी एंड प्रोहिबिशन है, तो वो भी कौन लगाता है, सुप्रीम कोर्ट लगा देता है हाई कोर्ट सब पर कि भाई कि आउट ऑफ योर ज्यूरिडिक्शन, ठीक है ना, ये आपका ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, तो फिर वो चलो छोड़ दो, तुम ले आओ यहाँ पर हम देखते हैं। तो वो सब ये कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि ये क्या करता है, यूनिटरी इसको ये करता है, प्रमोट करता है। और सुप्रीम कोर्ट में फिर तो जो जजेज वगैरह क्या है तो कोलेजियम से होता है, लेकिन उसमें भी तो भेजा जाता है, तो फिर वो प्रेसिडेंट ही चुनते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे। तो इसीलिए आप समझिए तो ये इंटीग्रेटेड भी है एंड देन सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, लिटरली सुप्रीम है। तो इस फॉर दिस रीजन ये क्या है कि आपके ये मतलब सेंटर को ये और स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। अब आज का तो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे, वो ये करेंगे कि आखिर ये फेडरलिज्म से ना मतलब इंडिया में इशू क्या हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो पूछेगा ना तो इतना सिंपल नहीं पूछेगा कि वो कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिए जिससे ये अपना अति ये यूनिटी हो गया है, यूनिटी बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ऐसा लिखता है कि अभी करेंट ट्रेंड क्या है, इशू क्या है फेडरलिज्म से। तो ये सब चीज़ें पूछता है। थोड़ा सा बीपीएससी में भी थोड़ा सा बोले ना पॉलिटी में थोड़ा सा वो लिबर्टी लेता है और क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड कर देगा। ऐसा रटा रटा बात सब ऐसा अब मतलब एटलीस्ट पॉलिटी में तो नहीं ही पूछता है, ठीक है ना। हिस्ट्री में अदर ऐसे कि सिर्फ हिस्ट्री में ही पूछता है, ना साइंस एंड टेक में, ना पॉलिटी में, ना मतलब इकोनॉमी और ज्योग्राफी में। सिर्फ हिस्ट्री में वो रटा रटा वाला बात पूछता है, बाकी हेयर तो यू हैव टू यूज ब्रेन, ठीक है, वो वहाँ पर काम करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही देख लेंगे कि क्या इशू है अपना फेडरलिज्म के साथ इंडिया में, स्पेसिफिक रूप से बिहार में क्या है वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो वो लेक्चर सब आपके पास पहुंचते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमारी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।